देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम फेयर स्ट्रीट 1994 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दरअसल फेयर स्ट्रीट मूवी फेयर स्ट्रीट नाम की ही एक किताब पर आधारित है जिसे आर एल स्टाइन ने लिखा था एंड अब इस पर एक मूवी बनी है। क्योंकि ये मूवी अभी रिलीज हुई है इसलिए इसकी रेटिंग काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। वैसे IMDb पर इस मूवी की रेटिंग अभी 6.4 आउट ऑफ 10 की है और रॉटन टोमेटो पर 87% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, बट ये रेटिंग फ्यूचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। यह मूवी एक ट्रायलॉजिकल फिल्म है, यानी इस मूवी के 3 पार्ट्स हैं एंड ये सारी मूवी हमें इसी महीने यानी जुलाई 2021 में देखने मिलने वाली हैं और आने वाली 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें शेडी साइड नाम का एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ लोग किसी न किसी कारण हमेशा मरा करते थे। वहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि 1666 में शेडी साइड में एक सायरा फेयर नाम की चुड़ैल रहती थी जिसे चर्च ने फांसी दे दी थी। लोगों का कहना था कि वो काला जादू से सभी को मारा करती थी, लेकिन उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही शेडी साइड में अविश्वसनीय हत्याएं होना शुरू हो गई। ओपनिंग सीन में हम हैदर को देखते हैं जो शेडी साइड मॉल में काम कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि उसी के बॉयफ्रेंड रेन का था, बट कॉल कट हो जाता है। रेन भी उसी मॉल में काम करता था, इसलिए हैदर उससे मिलने चली जाती है। वो रेन से कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे, जिस पर रेन मान जाता है। देन हैदर स्टोर बंद करने चली जाती है जहाँ पर एक स्कल मार्क्स पहना हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है। वो किसी तरह वहाँ से बचकर पुलिस को कॉल करती है, बट तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो किलर को चकमा देकर स्टोर से बाहर निकल जाती है, बट उस किलर ने मॉल के कई लोगों को मार डाला था। सडनली वो किलर उसे पकड़ लेता है और नाइफ से उस पर स्टैब करने लगता है। स्टैब के दौरान वो स्कल मार्क्स उसके फेस से हट जाता है एंड हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि उसी का बॉयफ्रेंड रेन था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रेन को शूट कर देती है, बट तब तक हैदर की मौत हो चुकी थी। अगले सीन में हमें डीना को दिखाया जाता है। डीना का रिसेंटली सैम के साथ ब्रेकअप हुआ था एंड वो काफ़ी परेशान रहती थी। डीना के छोटे भाई का नाम जॉश था और वो शेडी साइड में हुए मर्डर्स को लेकर हमेशा रिसर्च किया करता था। तभी रूम में डीना आती है और उसे स्कूल जाने के लिए कहती है, जिस पर जॉश उसे बताता है कि लास्ट नाइट एक ब्लडी मैसेकर शेडी साइड मॉल में हुआ है एंड उस मैसेकर में उसी की स्कूल की लड़की हैदर विक्टिम है। देन दोनों स्कूल जाते हैं एंड वहाँ पर हम डीना के फ्रेंड कैटी और साइमन से मिलते हैं। कैटी और साइमन स्कूल्स में ड्रग्स बेचा करते थे बिकॉज उन्हें इस शहर से बाहर निकलना था। डीना उन्हें ड्रग्स बेचने से मना करती है बिकॉज इसी ड्रग्स के कारण साइमन की भाई की मौत हुई थी, जिस पर साइमन उसे बताता है कि उसका भाई मरा नहीं बल्कि ड्रग्स के कारण उसकी दिल की धड़कन कुछ मिनटों के लिए रुक गई थी, बट अभी वो ठीक है। देन सभी लोग सनीवेल जाते हैं लास्ट नाइट हुए मैसेकर में लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। वहाँ पहुँचकर डीना सैम को अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। एक्चुअली सैम एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है एंड डीना और सैम दोनों लेस्बियंस थे। बस सैम के पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद सैम सनीवेल शिफ्ट हो गई थी और कुछ छोटे से प्रॉब्लम्स के कारण डीना और सैम का ब्रेकअप हो गया था। तभी शेडी साइड और सनीवेल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है बिकॉज सनीवेल के लोगों का मानना था कि शेडी साइड के लोग जानबूझकर ये मर्डर्स किया करते थे और उन मर्डर्स में सनीवेल के लोगों ने अपनी कई फैमिलीज को खोया है, बट तभी वहाँ पर शेरिफ आकर उन्हें रोक देते हैं। सभी लोग वापस घर जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में सनीवेल के कुछ लोग आ जाते हैं और वो बस पर पेट्रोल फेंकने लगते हैं। डीना उन्हें सबक सिखाने के लिए पानी की टैंक उनके ऊपर फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी उसे कार में सैम दिखाई देती है और सडनली उसके नाक से खून निकलने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और पानी की टैंक कार के ऊपर जाकर लग जाती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो कार जंगलों में चली जाती है। वे सभी बच जाते हैं और सैम किसी तरह कार से बाहर निकलती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो सायरा फेयर को देखती है। तभी वहाँ पर डीना आ जाती है और वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। देन सभी लोग वापस घर चले आते हैं। अगली रात डीना को अपने घर के बाहर एक स्कल मार्क्स पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। डीना को लगता है कि शायद सैम का बॉयफ्रेंड पीटर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो कैटी को कॉल करती है एंड कैटी पास ही के एक घर में बेबी सिटिंग कर रही होती है। तभी अचानक कैटी के घर में भी वही स्कल मार्क्स पहना हुआ आदमी आ जाता है, बट जैसे ही वो उस रूम में पहुंचती है वो गायब हो जाता है। देन कैटी और साइमन डीना के घर जाते हैं। वो डीना से कहते हैं कि वो पीटर और सैम दोनों को वार्न कर दे ऐसी हरकतें ना करने के लिए, जिसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं और डीना सैम के रूम में जाती है। तभी वहाँ पर पीटर चला आता है, बट डीना उसे वार्न करते हुए कहती है कि वो ऐसी हरकतें ना करे वरना नेक्स्ट टाइम वो पुलिस को बुलाएगी,
जिस पर डीना और सैम के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बट तभी वहाँ पर वो स्कल मार्क्स पहना हुआ आदमी चला आता है एंड वो पीटर को जान से मार डालता है। वो सैम पर भी अटैक करता है बट डीना उसे बचा लेती है। वो स्कल मार्क्स वाला आदमी डीना पर हमला कर देता है बट उसी टाइम वो मार्क्स उसके फेस से हट जाता है एंड हम देखते हैं वो मार्क्स वाला आदमी रेन टॉरिस था। बट तभी वहाँ पर कैटी और सभी लोग एम्बुलेंस लेकर चले आते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। लेकिन डीना इन सब से काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज रेन टॉरिस कुछ दिनों पहले ही मॉल वाले मैसेकर में मारा जा चुका था। डीना और सैम दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो शेरिफ को सारी बातें बताते हैं बट वो उन पर बिलीव नहीं करता बिकॉज उसने ही रेन टॉरिस को मारा था। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि उसी हॉस्पिटल से किया गया था जहां सैम एडमिट थी। वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और उन दोनों को कल मिलने के लिए कहता है। डीना चालाकी से एक ऑफिसर का गन ले लेती है। दूसरी तरफ सभी लोग स्टेशन के बाहर खड़े थे। तभी साइमन वॉशरूम चला जाता है। सडनली उसे स्ट्रीट पर एक लड़की दिखाई देती है और वो उसकी हेल्प करने उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसी पर अटैक कर देती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर डीना चली आती है। वो उस गन से उस लड़की को शूट कर देती है बट वो लड़की मरी नहीं थी। लेकिन वे सभी एम्बुलेंस से वहाँ से निकल जाते हैं और डीना के घर पहुँचते हैं। जॉश सभी को बताता है कि जिस लड़की ने साइमन पर अटैक किया था उसका नाम रूबी लेन है एंड वो 30 साल पहले ही मर चुकी है। उसने अपने दोस्त और पूरे परिवार को मार दिया था और ऐसा शेडी साइड में पहली बार नहीं हुआ है। रूबी लेन शेडी साइड के किलर्स में से एक है। जॉस उन्हें कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स को दिखाते हुए कहता है कि 1978 में कैंप नाइटविंग में एक मैसेकर हुआ था जिसमें शेडी साइड के सारे टीनेजर्स मारे गए थे, जिसमें केटी की मॉम की बहन भी शामिल थी। फिर 1950 में हैरी रुकर, 1935 में हम्टी डम्टी किलर, 1922 में बिली पाकर और भी बहुत सारे हैं। और इन सब की शुरुआत 1666 में हुई थी जब सायरा फेयर को फांसी हुई थी। तभी साइमन को वहाँ पर एक फ़ोटो मिलती है जिस पर जॉस उसे बताता है कि ये एक फादरी था, साइरस मिलर, 1666 में, और इसे ही पहला किलर माना जाता है। ये बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेता था। जब सायरा फेयर को फांसी दी जा रही थी तो उसके मरने से पहले उसने अपने हाथ को काटकर शेडी साइड में छिपा दिया था और तभी से ये कत्लेआम शुरू हो गया है। जिस पर केटी कहती है कि उनके साथ तो अलग हो रहा है क्योंकि उन्हें मरे हुए लोग मारना चाहते हैं। जिस पर सैम उन्हें बताती है कि कल रात एक्सीडेंट के बाद उसने सायरा फेयर को जंगलों में देखा था। जिसके बाद वे सभी इस बात का पता लगाने जंगलों में जाते हैं। वे सभी कार के पास सायरा फेयर को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सायरा फेयर की कब्र मिलती है जिसे सैम ने कल रात खराब कर दिया था और गलती से सैम का खून सायरा फेयर की कब्र पर गिर गया था, जिसके कारण सायरा फेयर उसके पीछे पड़ी हुई थी। डीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर कैटी कहती है जब वो स्कल मार्क्स किलर उनके घर आया था तो उसने उन्हें कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो साइमन की टी शर्ट लेने आया था जिसमें सैम का खून लगा हुआ था, जो कल रात एक्सीडेंट के वक्त उसके टी शर्ट पर लग गया था। एंड वो डीना के घर भी इसीलिए आया था बिकॉज डीना के जूतों पर सैम का खून लगा हुआ था। सडनली वहाँ पर 1978 वाला किलर आ जाता है और सैम पर अटैक कर देता है, लेकिन डीना उसे बचा लेती है और वे सभी एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। देन सभी लोग स्कूल पहुँचते हैं और खुद को साफ कर लेते हैं बिकॉज उन पर सैम का खून लगा हुआ था। फिर सभी लोग प्लान करते हैं कि वो उन किलर्स को मार डालेंगे। वो सैम का खून पूरे स्कूल में फैलाते हुए वॉशरूम से अटैच कर देते हैं। वो सैम को वॉशरूम में छिपा देते हैं और पूरे फर्श पर पेट्रोल फैला देते हैं। कुछ देर बाद वो किलर सैम का पीछा करते हुए स्कूल में आ जाते हैं। सभी लोग वॉशरूम के बाहर ही खड़े थे, लेकिन वो किलर्स उन्हें कुछ भी नहीं करते और वॉशरूम में चले जाते हैं। बट सैम वेंटिलेटर के गैप के जरिए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। देन डीना वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देती है और उसमें आग लगा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग वॉशरूम में उन किलर्स को चेक करने जाते हैं, बट वो किलर्स फिर से जिंदा होने लगते हैं और वो जॉश पर अटैक कर देते हैं। बट कैटी उसे बचा लेती है और सभी लोग स्टाफ रूम में जाकर छिप जाते हैं। कैटी गुस्से में डीना से कहती है कि सैम की वजह से उनकी जान खतरे में है और उस सायरा फेयर से आज तक कोई बच नहीं पाया है। वो सैम को उन किलर्स के हवाले करने के लिए कहती है, जिस पर डीना कैटी पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन सैम मान जाती है और वो रूम के बाहर चली जाती है। तभी जॉस को उन न्यूज़पेपर्स में सी वर्मन नाम की एक सर्वाइवर मिलती है जो 1978 में कैंप नाइटविंग के मैसेकर में बच गई थी। दूसरी तरफ सैम को वो किलर्स मारने ही वाले होते हैं, तभी कैटी उसे रूम के अंदर खींच लेती है। सभी को सी वर्मन का नंबर मिलता है और वो उन्हें कॉल करती हैं, बट उनका कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी सैम न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि सी वर्मन मर चुकी थी, बट मरने के कुछ देर बाद वो जिंदा भी हो गई थी, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि अगर सैम को जिंदा रहना है तो उसे कुछ देर के लिए मरना होगा। तभी वो किलर गेट को तोड़कर रूम के अंदर चला आता है।
बट तब तक सभी लोग वहाँ से निकल चुके थे। वे सभी शेडी साइड मॉल में जाते हैं एंड सभी डिसाइड करते हैं कि वे लोग साइमन की भाई की तरह ही सैम को भी ड्रग्स देंगे, जिसके कारण सैम की दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक जाएगी बट थोड़ी देर बाद ही वो जिंदा भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को 3 बार कंज्यूम करना था और इन सब में 5 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर टाइमिंग खराब हुई तो सैम की जान भी जा सकती है। वे किलर सैम को परेशान ना करे इसलिए सभी लोग खुद पर सैम का खून लगाकर मॉल के चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही मॉल में सारे किलर्स आ जाते हैं। वे सभी उन पर अटैक कर देते हैं। तभी डीना सैम को तीसरी ड्रग्स दे रही होती है। सडनली स्कल मार्क्स किलर यानी रेन टॉरिस सैम और डीना पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो ड्रग्स नीचे गिर जाती है। तभी एन वक्त पर वहाँ पर कैटी आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है, बट वो किलर कैटी को पकड़ लेता है और एक कटर के सहारे उसे मार डालता है। डीना सैम को फिश टैंक में डुबाकर मारने लगती है बिकॉज ड्रग्स के इफेक्ट से वे वापस जिंदा हो जाएगी। साइमन कैटी की बॉडी के पास पहुंचता है। तभी सडनली वहां पर कैंप नाइटविंग मैसेकर वाला किलर आ जाता है और साइमन को मार डालता है। स्कल किलर जॉश को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैम पानी में डूबने के कारण मर जाती है, जिससे सारे किलर्स वहां से गायब हो जाते हैं और सभी की जान बच जाती है। फिर ड्रग्स के इफेक्ट के कारण कुछ देर बाद ही सैम जिंदा हो जाती है। देन अगले सीन में हम सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो ऑफिसर को स्टेटमेंट देते हैं कि एक एक्सीडेंट था, मॉल में लाइट चली गई थी और एक्सीडेंटली सभी लोग मारे गए। तभी हम स्टेशन पर एक कैदी को देखते हैं और जॉश उसकी हेल्प करता है। वो उसे एक पेन पास करता है जिससे वो पुलिस स्टेशन से निकल जाएगा। वो जॉश से कहता है कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा इस हेल्प के बदले, और मे बी यह हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में देखने मिलने वाला है। उसी रात सैम डीना के घर पर होती है। तभी उसे सी वर्मन का कॉल आता है। डीना उनसे कहती है कि सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बट अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। लेकिन सी वर्मन कहती है कि ये सारी चीज़ें खत्म नहीं हो सकती और वो चुड़ैल सायरा फेयर्स अपने नियम खुद बनाती है। वो उनका पीछा करते हुए ज़रूर आएगी। सडनली वहाँ पर सैम आ जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े से डीना को स्टैप कर देती है, बट डीना उसे फ़ोन के वायर से बांध देती है और जॉश को इन्फॉर्म करती है। अगले सीन में वे सभी सी वर्मन के पास पहुँचते हैं। वो बताती है कि 1978 में हुए मैसेकर में उसने अपनी बहन को खो दिया था और एक तस्वीर दिखाती है जो 12 जुलाई 1978 की कैंप नाइटविंग की तस्वीर थी। एंड हमें नेक्स्ट पार्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है एंड मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं इस मूवी का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है बिकॉज इस मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का सेकंड पार्ट 9 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपको उस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।